हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। जो स्टूडेंट यूजीसी नेट जून 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम करेंगे आपके पेपर 1 के क्वेश्चन। जो पेपर 1 में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, आप कुछ भी कह लें, उनसे संबंधित जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं और कई बार ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चनों को भी मैंने आज की सीरीज में इंक्लूड किया है। तो यहाँ बात करें तो पिछले वर्षों के प्रश्नों के साथ साथ, यानी हम पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन, उसके साथ साथ आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन के साथ साथ हम आईसीटी के भी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक ही क्लास से आपके कई सारे यूनिट्स कवर हो रहे हैं। तो सबसे बेस्ट पार्ट तो यही होता है कि हमें एक ही क्लास में कई सारे यूनिट से रिलेटेड प्रश्न मिलने वाले हैं। यहाँ पे मैंने ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड किया है जो कई बार रिपीट हुए हैं, आने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। तो इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। देखो, इस समय अगर हम ये सोचे कि हम थ्योरी पढ़ लें और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, तो इतना अभी समय नहीं है, क्योंकि एग्जाम डेट आ चुकी है, आपको भी पता है, ठीक है। तो इस वक्त तो आपके लिए सबसे बेस्ट चीज यही है कि जो आपने टॉपिक कंप्लीट किए हैं उनका रिवीजन कीजिए और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा अगर आप प्रैक्टिस कर पाओगे इस वक्त, तो आपके लिए उतना हेल्पफुल रहेगा। तो ये रही आपकी इंपॉर्टेंट चीजें। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको इसकी रिलेटेड पीडीएफ वगैरह भी प्राप्त हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। होम साइंस बाय प्रतिभा में मैं होम साइंस के भी और पेपर 1 के दोनों की चीजें कवर करवाती हूँ, तो आपको दोनों चीजें वहां से मिल जाएंगी, ठीक है। और ये क्लास पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले आपके पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। मैंने इनको अलग अलग डिवाइड कर दिया है, जहां से आपको चीजें समझने में ज्यादा आसानी होगी। जैसे देखो, यहाँ पे पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, आगे जाके आपको टीचिंग एप्टीट्यूड मिलेगा। तो इस तरीके से आपका होगा, ताकि आप चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, जो की पॉइंट है उनको नोट डाउन करके लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन, यानी पिछले वर्षों में पूछा गया प्रश्न। प्रश्न पढ़ते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है आपके सामने कि रॉबिन्स एवं अन्य के अनुसार किसी संगठन में प्रभावित संप्रेषण में आने वाले अवरोधों का क्रम है। आपको क्या लगाना है? सीक्वेंस लगाना है, ठीक है। ऑप्शन पहला है भाषा, बी है भावनाएं, सी है चयनात्मक प्रत्याक्षण, और डी है आपका सूचना भार, और ई है फिल्टरिंग। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहले ऊपर क्वेश्चन देखे ध्यान से और फिर बताएं कि इसका जो लगेगा वो कैसे लगेगा, सीक्वेंस से, मतलब एक ऑर्डर में कैसे लगेगा, बताइएगा। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पूछा गया है, तो आपको इसको सही से मतलब ये जो अवरोध हैं इनको क्रम में लगाना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के क्रम की, तो यहाँ देखो सबसे पहले होगा आपका फिल्टरिंग, ठीक है। देन उसके बाद आपका होगा चयनात्मक प्रत्याक्षण, ठीक है, सिलेक्टिव। देन आपका होगा उसके बाद सूचना भार, थर्ड में आएगा। देन उसके बाद आपका आएगा इमोशंस, यानी भावनाएं, और लास्ट में आपका क्या आएगा? भाषा। 5th नंबर पे क्या आएगी? आपकी भाषा आएगी। तो ऐसे आपका क्रम लगेगा, यानी ECDBA, ठीक है। तो ऐसे आपका क्रम लगेगा। तो ECDBA आपका है ऑप्शन नंबर डी में, ओके। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 2 सूचियां दे रखी हैं और 2 सूचियों को आपको मैच करना है। तो पहली सूची में आपका चिंतन टोपी प्रणाली, यानी थिंकिंग हैट जो है सिस्टम, वो दिया है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे आपके चारों ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे अच्छे से। आज मैंने कोशिश की है कि एक ही तरफ आपको सारी चीजें मिले, क्योंकि उस क्लास में मैंने क्या किया था, नीचे कर दिया था, जिससे आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। तो आई होप आज आपको चीजें थोड़ा सा क्लियर समझ में आ रही होंगी। तो देखो, पहला है आपका श्वेत टोपी, लाल टोपी, काली टोपी और हरी टोपी, व्हाइट, रेड, ब्लैक एंड ग्रीन हेड। तो यहाँ पे देखिएगा उनके बारे में दिया हुआ है, आपको बताना है किससे कौन सी चीज मैच कर रही है, आपको इसमें मैच करना है, ठीक है। सामने सामने लिखा जरूर है, लेकिन आपको इसको क्या करना है? मैच करना है, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए या चयन कीजिए। ये देखिएगा, अब बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये देखो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप अच्छे से कर ले जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखेंगे, अगर बात करें तो जो आपका श्वेत टोपी है, ठीक है, तो श्वेत टोपी को हम किससे मिलाएंगे? आपका
प्रदत्त संग्रह तथ्य आंकड़े सूचना की आवश्यकता और कमियां। वहीं अगर हम बात करें लाल टोपी की, तो लाल टोपी को किससे मिलाएंगे? लाल टोपी को मिलाएंगे आपका अंतर्ज्ञान और भावनाएं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें आपके काली टोपी की, तो काली टोपी को हम मिलाएंगे आपका निर्णय और विचार तार्किक निषेधात्मक, ठीक है। और हरी टोपी को अगर हम मिलाएंगे तो किससे मिलाएंगे? आपका मिलाएंगे उद्दीपन, विकल्प और रचनात्मक प्रस्ताव, ठीक है। इस तरीके से हम इसको मिलाने वाले हैं। यहाँ पे देखो मैंने आपका नंबरिंग नहीं की है, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। बट एनीवेज मैं आपको सामने सामने बता रही हूँ तो वही इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं इसको बता देती हूँ। मैंने आपको बताया कि जो श्वेत टोपी है उसका मैंने आपको बताया सेकेंड, यानी प्रदत्त संग्रह तथ्य आंकड़े सूचना की आवश्यकता और आपका कमियां, यानी डाटा कलेक्शन, फैक्ट, फिगर्स, इंफॉर्मेशन, नीड्स एंड गैप्स। वहीं लाल टोपी की हमने बात की, तो लाल टोपी का आपका क्या होगा? अंतर्ज्ञान और भावनाएं, यानी इंट्यूशंस एंड इमोशंस। वहीं अगर हम काली टोपी की बात करेंगे, ठीक है, आप जानते हैं रेड आपकी इमोशन से जुड़ा हुआ है, तो आपका इमोशंस आप याद रख सकते हैं, इनके की पॉइंट्स याद रख सकते हैं। काली टोपी की हमने बात की, तो काली टोपी में हमने आपका कहा निर्णय, आपका विचार तार्किक निषेधात्मक, ठीक है, जजमेंट और आपका रीजनिंग वगैरह आता है। वहीं अगर हम हरी टोपी की बात करते हैं, तो हरी टोपी में आपका आता है उद्दीपन, विकल्प और रचनात्मक प्रस्ताव, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा? मिलान होगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी में। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, तो एक बार अच्छे से इसको दोबारा देख लेना, तो जहां पे प्रॉब्लम होगी आपको वो भी सॉल्व हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि पढ़ने के बाद एक बार हम फिर से पीडीएफ को मतलब रिवाइज कर लेते हैं तो चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि कृषि क्षेत्रों में भूजल में किस प्रदूषक की यथेष्ट मात्रा हो सकती है? अभी देखो हम पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। कैडमियम, बी है आपका सीसा, सी है आपका नाइट्रेट और डी है आपका सेलेनियम, ठीक है। सो कृषि क्षेत्रों में भूजल में किस प्रदूषक की यथेष्ट मात्रा हो सकती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे बात करें करेक्ट आंसर की, सो करेक्ट आंसर आपका क्या होने वाला है? राइट आंसर नाइट्रेट, ऑप्शन जो सी है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, स्वतंत्र भारत में पहला शिक्षा आयोग है। स्वतंत्र भारत में पहला शिक्षा आयोग है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग या फिर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो स्वतंत्र भारत में पहला शिक्षा आयोग की बात पूछी गई है आपसे, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें राइट आंसर की, सो राइट आंसर आपका होगा माध्यमिक शिक्षा आयोग, यानी सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि संप्रेषण के विषय में निम्नलिखित में से कौन से मिथक हैं, ठीक है। अच्छे संप्रेषण जन्मजात होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। दूसरा है आपका मंच भित्ति संप्रेषण की आशंका नहीं है। सी है संप्रेषण कौशल का संबंधों से कोई लेना देना नहीं है। और डी है संप्रेषण की अपनी बाधाएं होती हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। नीचे आपके सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ आपके ऑप्शन है कि ए, बी और सी, ए, डी और ई, बी, सी, डी या फिर सी, डी, ई। बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। संप्रेषण के विषय में निम्नलिखित कौन से मिथक हैं, आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। यहाँ अगर हम बात करें तो जो आपका होगा कि अच्छे संप्रेषक जो संप्रेषण है जन्मजात होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं, ठीक है। दूसरा है मंच भित्ति संप्रेषण की आशंका नहीं है। और तीसरा है संप्रेषण कौशल का संबंधों से कोई लेना देना नहीं है। तो ए, बी, सी आपके ये क्या है? करेक्ट है, यानी ए, बी और सी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। अब जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपके 10 क्वेश्चन लगभग आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के मिलेंगे, तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में सूचना शिक्षक सबसे अधिक प्रभावित होता है। शिक्षण होगा यहाँ पे, ठीक है, शिक्षण। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में सूचना शिक्षण सबसे अधिक प्रभावित होता है। आपके ऑप्शन है शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान, शिक्षण अभ्यास के दौरान,
शिक्षण अभ्यास के बाद या फिर सदैव, ऑलवेज? बताइएगा कब सबसे अधिक प्रभावी होता है या प्रभावित होता है। तो यहाँ बात करेंगे इसके करेक्ट आंसर की। सो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन पहला, यानी ड्यूरिंग प्रिपरेशन फॉर टीचिंग प्रैक्टिस, यानी शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान, ये आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे कक्षा या कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक उपयोगी होता है? यानी निम्नलिखित में से किस कक्षा या कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक उपयोगी होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन पहला है केवल प्राथमिक कक्षाओं में, केवल जूनियर कक्षाओं में, सी है आपका केवल 10+2 कक्षाओं में, या फिर डी है प्राथमिक और उच्च दोनों कक्षाओं में। यानी प्राथमिक यानी 1 से 5 तक के विद्यार्थी जो पढ़ते हैं, और उच्च यानी उच्च प्राथमिक जो होता है यानी 6 से 8 तक के जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, वो आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? माइक्रो टीचिंग इज मोस्ट यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास और क्लासेस। सो यहाँ पे आपका होगा बोथ प्राइमरी एंड हायर क्लासेस, यानी ऑप्शन डी प्राथमिक और उच्च दोनों कक्षाओं के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने। पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने 1961 में सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? यानी किस विश्वविद्यालय ने 1961 में सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है आपके स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, बी है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, सी है दिल्ली विश्वविद्यालय, और डी है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। ठीक है, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिएगा स्टूडेंट, समय बहुत कम है और आपका 25 से 29 तक आपका एग्जाम है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, 26 तारीख को होम साइंस स्टूडेंट का एग्जाम है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज है कि अगर आपको लगातार प्रैक्टिस सेशन मिल रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो, ताकि जब भी मेरी क्लासेस हो उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि 5 बजे क्लास ना आने के बजाय कई बार लेट क्लासेस आती हैं, और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो अगर आप बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो जब भी मेरी क्लासेस आएगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी और आप ज्वाइन हो पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा फायदा रहता है, आप ऐसा कर सकते हो। ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा वो आपका कौन सा होगा? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। ठीक है, ऑप्शन पहला आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से अनुदेशात्मक प्रक्रिया किस शिक्षण प्रतिमान का मुख्य घटक है? छात्र केंद्रीय शिक्षण प्रतिमान, बी है मूलभूत शिक्षण प्रतिमान, सी है आगमनात्मक प्रतिमान, और डी है उपरोक्त सभी। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यानी अनुदेशात्मक प्रक्रिया किस शिक्षण प्रतिमान का मुख्य घटक है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन बी, यानी मूलभूत शिक्षण प्रतिमान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जॉन डीवी ने शिक्षा के क्षेत्र में किस बात पर अधिक बल दिया है? क्रियामूलक ज्ञान, सत्तावादी शिक्षण विधियों पर, दोहराव शिक्षण पर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते ही हैं जॉन डीवी जी को, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में किस बात पर अधिक बल दिया है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज पर अधिक बल दिया है, यानी क्रियामूलक ज्ञान पर उन्होंने अधिक बल दिया है। ऑप्शन जो पहला है वो आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विधि से परिसंवाद या विचार गोष्ठी को संबद्ध करके देखा जा सकता है? ऑप्शन पहला है आविष्कार विधि, बी है परिचर्चा विधि, सी है व्याख्यान विधि, और डी है प्रदर्शन विधि। तो अगर जो स्टूडेंट होम साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए बता दूं, झारखंड का भी जो आपका आया है फॉर्म, ठीक है, होम साइंस में कुछ वैकेंसियां निकली हुई हैं, आप चाहें तो भर सकते हैं। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे अगर बात करें इसके राइट आंसर की, सो राइट आंसर आपका होगा डिस्कशन मेथड, यानी परिचर्चा विधि। ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा। विचार गोष्ठी वगैरह से साथ समझ सकते हो आप। नेक्स्ट है, शिक्षण में
छात्रों से प्रश्न करने का कौशल सबसे अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है? यानी शिक्षण में छात्रों से प्रश्न करने का कौशल सबसे अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है? रीजन क्या है? व्हाई? शिक्षण में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, बी है छात्रों द्वारा तथ्यों को याद रखने के लिए, सी है छात्रों को अनुशासित बनाने के लिए, या फिर डी है छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मतलब अगर आप टीचिंग वगैरह हो रही है और बच्चा अगर प्रश्न पूछ रहा है तो मतलब ये किस लिए अच्छा माना जाता है? नेचुरल सी बात है, अगर बच्चा प्रश्न पूछ रहा है यानी वो एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहा है, राइट। और जो बिल्कुल शांत बैठे हैं उनको ये ज्यादा मतलब इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं टीचिंग में, तो यहाँ पे टू इंश्योर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इन टीचिंग, ठीक है। ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? नहीं है को पहले ही गोला कर दो, हाईलाइट होता रहे। ऑप्शन पहला है कि यह एक शिक्षण विधि है, बी है यह शिक्षण विधि कौशल का अंतर्भाग है, सी है हर कौशल के लिए अलग से अभ्यास चाहिए, और डी है प्रश्न करना सूक्ष्म शिक्षण का एक घटक है। बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। सूक्ष्म शिक्षण के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है? नहीं है पूछा गया था तो आप नहीं है बताएंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका होगा ऑप्शन पहला, यह एक शिक्षण विधि है, ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा। बाकी यह शिक्षण विधि कौशल का अंतर्भाग है, हर कौशल के लिए अलग से अभ्यास चाहिए, प्रश्न करना सूक्ष्म शिक्षण का एक घटक है, ये भी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से आर्मस्ट्रांग किस विधि के मुख्य प्रतिपादक थे? समस्या समाधान की विधि, बी है परियोजना विधि, सी है विचार विमर्श विधि, और डी है आपका अनुमानी यानी ह्यूरिस्टिक विधि, यानी मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोजेक्ट मेथड, डिस्कशन मेथड, या फिर ह्यूरिस्टिक मेथड। किसके लिए आर्मस्ट्रांग जाने जाते हैं, किस चीज के प्रतिपादक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्लास पसंद आ रही हो तो साथ साथ में लाइक भी करते जाएं और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। चलिए यहाँ पे देखें तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुमानी यानी ह्यूरिस्टिक विधि, ठीक है, अनुमानी यानी ह्यूरिस्टिक विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विधि में विचार विमर्श विधि उपयोगी होती है? किस विधि में विचार विमर्श उपयोगी होती है? विषय बहुत ही सरल हो यानी टॉपिक शुड बी वेरी सिंपल, ठीक है। विषय थोड़ा कठिन हो यानी लिटिल डिफिकल्ट, मतलब थोड़ा बहुत कठिन हो। विषय बहुत ही कठिन हो, ठीक है, और सभी परिस्थितियों में हो, ठीक है। बताइएगा किस विधि में विचार विमर्श विधि उपयोगी होती है? किस विधि में बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 15 पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है आपसे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सभी परिस्थितियों में ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आप बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के, और रिसर्च एप्टीट्यूड आपका पेपर फर्स्ट पेपर सेकेंड दोनों में आपको हेल्प करेगा, तो इसलिए रिसर्च को अच्छे से पढ़ के जाइए ताकि रिसर्च के एक भी क्वेश्चन आपके गलत ना हो, क्योंकि ऐसे टॉपिक के क्वेश्चन अगर गलत होंगे तो बाद में फिर आपको केवल अफसोस होगा, और अफसोस करके कोई फायदा नहीं होता है बाद में, है ना। पहला है कि मौलिक अनुसंधान को आमतौर पर कौन सी परिस्थिति में किया जाता है? मौलिक अनुसंधान यानी फंडामेंटल रिसर्च की आपसे बात की गई है। कक्षा में, क्षेत्र में, प्रयोगशाला की परिस्थितियों में, या फिर सामाजिक परिस्थितियों में। तो फंडामेंटल जो अनुसंधान है वो यूजुअली कहाँ कंडक्टेड होता है? बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो कहाँ होगा, मतलब कौन सा होगा आंसर। तो यहाँ पे बात करें तो प्रयोगशाला परिस्थितियों में, ठीक है, लेबोरेटरी कंडीशंस में। सो ऑप्शन जो आपका सी है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि किस प्रकार के शोध में मौजूदा परिस्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? ठीक है, आपके ऑप्शन है क्रियात्मक शोध,
बी है आपका मौलिक शोध, सी है वृहत्तम शोध जिसे हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं, और डी है आपका प्रायोगिक शोध यानी एक्शन रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। बताइएगा, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसर्च फोकस ऑन इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग कंडीशंस। बताइएगा आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पे आपका होगा कि शोध में मौजूदा परिस्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं आपका कौन सा रिसर्च, क्रियात्मक शोध यानी एक्शन रिसर्च कहते हैं। ठीक है, एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस अनुसंधान में अतीत के अध्ययन के माध्यम से नए तत्व की खोज की जाती है। इस क्वेश्चन को तो आप आराम से कर लेंगे अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है इस चीज के बारे में। दार्शनिक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान, पौराणिक अनुसंधान या फिर सामग्री विश्लेषण। ठीक है, यानी इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च न्यू एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड थ्रू द स्टडी ऑफ द पास्ट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर आपके 18 की, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा स्टूडेंट, बताइएगा जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऐतिहासिक अनुसंधान। कौन सा आपका, ऐतिहासिक अनुसंधान आपका होगा करेक्ट आंसर, हिस्टोरिकल आपका रिसर्च। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 है आप सभी के सामने, पूछा गया है कि वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किस संदर्भ में किया जा सकता है। केवल भौतिक विज्ञान और रसायन शास्त्र में, केवल सामाजिक विज्ञान में, सी है शारीरिक और सामाजिक विज्ञान दोनों में, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी आपका ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सोशल साइंस, ठीक है, या फिर बोथ फिजिक्स एंड फिजिकल एंड सोशल साइंस, या फिर आपका कोई नहीं। बताइएगा वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किस संदर्भ में किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है आप सभी के सामने, बताइएगा आंसर क्या होगा। यहाँ पे बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है इन बोथ द फिजिकल एंड सोशल साइंस। आपका ऑप्शन सी है, आपका वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किस संदर्भ में किया जा सकता है, शारीरिक और सामाजिक विज्ञान दोनों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन से शब्द क्रियात्मक अनुसंधान को चिन्हित करते हैं। ठीक है, यानी आपका कौन सा एक्शन रिसर्च की बात हुई है। आपके ऑप्शन है, एक अनुपयुक्त अनुसंधान, बी है आपका तत्काल समस्याओं के हल के लिए किया गया शोध, सी है आपके एक अनुदैर्ध्य अनुसंधान, और डी है आपका सिमुलेटिंग अनुसंधान। बताइएगा आपका क्या होगा। यहाँ पे बात करें आपके एक्शन रिसर्च की जो बात की गई है क्वेश्चन नंबर 20, तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तत्काल समस्याओं के हल के लिए किया गया शोध, हाल नहीं हल होगा। ठीक है, यानी रिसर्च डन टू एड्रेस प्रेसिंग इशू, यानी जो आपका तत्काल समस्या, एक्शन रिसर्च एक्चुअली ना इसका की पॉइंट यही है कि जो इमीडिएट प्रॉब्लम है, जो तत्काल समस्या है, उसके लिए आपका एक्शन रिसर्च जानी जाती है। तो इसका की पॉइंट्स ये आप कर सकते हैं, मतलब जैसे कई बार मिलान के थ्रू क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो उसमें फिर आपको इस तरीके से अगर आपको की पॉइंट पता होते हैं तो ईजी हो जाता है आपके लिए समझना। क्वेश्चन नंबर 21 है आप सभी के सामने की प्राकृतिक अवलोकन विधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, अव्यवस्था जैसा कि प्रकृति में होता है, बी है नियंत्रित प्रयोग जिसे व्यवहार संबंधित कारक तत्वों को उजागर किया जा सके, सी है विषयों का उनके प्राकृतिक वातावरण में निरीक्षण के करने के लिए, या फिर डी है विषयों का जीवन के विभिन्न चरणों में साक्षात्कार करने के लिए। तो क्वेश्चन फिर से ध्यान से देखें कि प्राकृतिक अवलोकन विधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का, इसका क्या होगा। प्राकृतिक अवलोकन की बात की गई है, सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका विषयों का उनके प्राकृतिक वातावरण में निरीक्षण करने के लिए। ठीक है, यानी टू ऑब्जर्व द सब्जेक्ट्स इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट। यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22, बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लगेगा, 50 क्वेश्चन हम आराम से कर लेंगे और इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लगातार ये सेशन आपको मिलने वाले हैं, कोई भी इस बार मैं गाइडिंग नहीं करूंगी। आपका लगातार आपका कहीं आपका होम साइंस तो कहीं पेपर 1, आपको दोनों चीजें बैक टू बैक मिलती रहेंगी। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्यान अनुसंधान का एक रूप है जिसमें अनुसंधानकर्ता, यहाँ पे कर्ता ऐसे होगा, का एक कार्य सैद्धांतिक प्रतिरूप को विकसित करना है और फिर यह तय करना है कि व्यवहारिक रूप से आंकड़े इस प्रतिरूप में कैसे उपयुक्त रहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं कारण प्रतिरूपण, ठीक है, कारण प्रतिरूपण, बी है आपका भावी सूचक अनुसंधान, सी है आपका वर्णनात्मक अनुसंधान और डी है आपका खोजी अनुसंधान। देखिएगा प्रश्न, बताइएगा आंसर क्या सही होगा। क्वेश्चन है आप सभी के सामने, पढ़िएगा और यहाँ पे मैं दोनों लैंग्वेज में ही क्वेश्चन देती हूँ जिससे आपको कभी भी कोई भी दिक्कत ना हो, तो हर एक स्टूडेंट इस चीज को देख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 22 की। सो 22 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका कारण प्रतिरूपण यानी कैजुअल मॉडलिंग। ऑप्शन पहला आपका ये करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए, बच्चों के पारिवारिक पालन पोषण का उनकी चिंता उन्मुक्त पर क्या प्रभाव रहता है, इसका आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त शोध विधि है। वृष्टि अध्ययन पद्धति यानी केस स्टडी मेथड, बी है आपका प्रायोगिक पद्धति यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड, सी है सर्वेक्षण पद्धति यानी सर्वे मेथड और डी है कार्योत्तर पद्धति यानी एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। बताइएगा कि बच्चों की पारिवारिक पालन पोषण का उनकी चिंता उन्मुक्त पर क्या प्रभाव रहता है, इसका आकलन करने के लिए कौन सी सबसे उपयुक्त शोध विधि है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट रिसर्च मेथड टू एसेस द इफेक्ट ऑफ फैमिली अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन ऑन देयर एंजाइटी टॉलरेंस। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहां अगर हम बात करें सो करेक्ट आंसर है आपका एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट होगा। देखिएगा एक चीज मैं आपको और बता दूं कि बहुत जल्द क्या, मैं बस एक चीज सुन रही हूँ कि आपका जो महामैराथन क्लास हो उसमें मैं एक ही महामैराथन में सारी रिसर्च कंप्लीट कर दूं। जो मेन की पॉइंट्स है उसको लेके मैं आपको बता दूं ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए थ्योरी वाइज। ठीक है, बस ये होगा कि लास्ट में एक तरीके का रिवीजन होगा, तो बहुत जल्द आपको ये क्लास भी मिलेगी और एक तरफ आपका रिसर्च एक आपके जो यूनिट्स है उनको लेके पूरा होल कंप्लीट जो यूनिट्स है उनको मैं कंप्लीट करूंगी। तो बहुत जल्द आपको ये क्लास देखने को मिलेगी, टेंशन ना लीजिएगा, बस जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है 24, पूछा गया आपसे कि अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का एक मुख्य उद्देश्य कौन सा है। तथ्यों की व्याख्या में सुधार करना, अप्रामाणिक संबंधों को समाप्त करना, सी है त्रिभुजीकरण प्रमाणित करना और डी है नए चर का सूत्रपात करना। बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। वैज्ञानिक पद्धति की बात की गई है, साइंटिफिक मेथड की बात की गई है। विच इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड इन रिसर्च। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका अप्रामाणिक संबंधों को समाप्त करना। ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 है आपका यानी 25 है आपके सामने, पूछा गया है घटनाजन्य अनुसंधान शब्द किस प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। गुणात्मक अनुसंधान से, भिन्नता के विश्लेषण से, सहसंबंध अध्ययन से या फिर संभाव्य न्यायादर्शों के चयन से। तो 25 क्वेश्चन पे हैं हम और 25 क्वेश्चन अभी आपके बाकी हैं। सो पेशेंस बना के रखिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वालिफाई करना है तो आपको कंप्लीट देखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। अगर आपने इनको मिस कर दिया, इधर उधर भटकते रहे तो फिर भटकते ही रह जाओगे, हाथ में कुछ नहीं आएगा। मेरा मानना यही है कि जब आपने देखा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और वैसे ही क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ तो आपको कंप्लीट वीडियो देखनी चाहिए, है ना।
तो यहाँ पे बस ऐसा भी नहीं है कि बहुत 3-4 वीडियो आती हैं तो आपको बहुत दिक्कत हो। आपके लिए ये जरूरी है कि एक क्लास में आपको 50 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। अगर आप डेली 50 क्वेश्चन भी आप करते हैं तो भी आपके लिए पर्याप्त है। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू वैसे ही देखने को मिलेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। जैसे मैं क्वेश्चन करा रही हूँ वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 100% नहीं कह रही हूँ, लेकिन ज्यादातर आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, सो 25 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका गुणात्मक अनुसंधान से, क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, घटना जन अनुसंधान शब्द आपका क्वालिटेटिव रिसर्च से जुड़ा हुआ है। चलिए अब आपके क्वेश्चन आएंगे कम्युनिकेशन के। ठीक है, अभी हमने रिसर्च के क्वेश्चन किए, टीचिंग एप्टीट्यूड भी कर लिया, अब आएंगे आपके कम्युनिकेशन के क्वेश्चन। सो हम कम्युनिकेशन के क्वेश्चन देखते हैं और फिर उसके बाद आपका आईसीटी के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन है आपका, एक निजी डायरी या रिकॉर्डिंग के लेखन किसी के विचारों और भावनाओं का कौन सा उदाहरण है? पहला है मध्यस्थता संप्रेषण, बी है मध्यस्थता पारस्परिक संप्रेषण, सी है मध्यस्थता जन संप्रेषण और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा, यानी विच एग्जाम्पल इज अ पर्सनल डायरी और रिकॉर्डिंग ऑफ वंस थॉट एंड फीलिंग्स? इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर 26 का बताइएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर है आपका मध्यस्थता संप्रेषण। ठीक है, ऑप्शन जो पहला है वो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए, इंटरनेट पर बातचीत करना संप्रेषण का कौन सा रूप है? इंटरनेट पर बातचीत करना संप्रेषण का कौन सा रूप है, ये आपसे पूछा गया है। मौखिक संप्रेषण, गैर मौखिक संप्रेषण, समानांतर संप्रेषण या फिर चर्चा संप्रेषण? तो इंटरनेट पर बातचीत करना संप्रेषण का कौन सा रूप है, ये आपसे पूछा गया है। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, बताइएगा मेरे साथ साथ। जो लोग नए जुड़े हैं इस चैनल से, प्लीज चैनल से ज्वाइन हो जाइए, आपको यहाँ से सारी चीजें मिलेंगी। और यहाँ अगर हम बात करें तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका करेक्ट आंसर है समानांतर संप्रेषण, यानी पैरेलल कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए 28 क्वेश्चन है आप सभी के सामने, पूछा गया है पारस्परिक संप्रेषण केवल तब होता है जब, ठीक है, यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात हुई है, एक व्यक्ति अद्वितीय शक्ति की भांति दूसरे व्यक्ति के साथ विचार का आदान प्रदान करता है, बी है एक ही समय पर बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे के साथ संवाद कर रहे हों, सी है केवल मित्र एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हों, मतलब बात कर रहे हों, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। पारस्परिक संप्रेषण केवल तब होता है जब, बताइएगा। पारस्परिक संप्रेषण तब होता है जब क्या होता है कि एक व्यक्ति अद्वितीय शक्ति की भांति दूसरे व्यक्ति के साथ विचार का आदान प्रदान करता है, यानी अ पर्सन एक्सचेंज आइडियाज विद अनदर पर्सन लाइक अ यूनिक पावर। आप जानते हैं इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल दो पूछा जाता है। ठीक है, तो इंटरपर्सनल मतलब दूसरे से बातचीत, और आपका जो इंट्रापर्सन है वो क्या है, आपका स्वयं से। ठीक है, सो पहला आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है आप सभी, कौन सा कथन गैर मौखिक संदेशों के संदर्भ में सही है? ऑप्शन पहला है कि इसके महत्व को वास्तविकता से अधिक आंका जाता है, बी है यह जोड़ तोड़ का प्रयास करता है इसलिए इसकी अवहेलना करनी चाहिए, सी है यह प्रयास संदेश अर्थ के लिए अप्रासंगिक होते हैं, और डी है एक श्रोता के लिए इनको समझना आवश्यक होता है। सो देखिएगा प्रश्न और बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, यानी कौन सा कथन गैर मौखिक संदेशों के संदर्भ में सही है। ठीक है, नॉन वर्बल मैसेजेस आपसे पूछा गया है, तो आपके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए आपका सही होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। सो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है एक श्रोता के लिए इनको समझना आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 30 है आप सभी के सामने। अब देखो ये इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल जो आपका कम्युनिकेशन है इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, तो इनको थोड़ा सा क्लियर रखिएगा। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण सहायता करता है, ठीक है, यानी इंट्रापर्सनल जो कम्युनिकेशन है वो सहायता करता है स्वयं के बारे में जानने में, लर्निंग अबाउट ऑन सेल्फ, ठीक है, दूसरों की सोच के बारे में पता लगाने में,
यानी फाइंडिंग आउट व्हाट अदर थिंक, सामान्य जनता के साथ संवाद करने में, ठीक है, यानी इन कम्युनिकेटिंग विद द जनरल पब्लिक। और डी है एक प्रतिभाशाली सार्वजनिक वक्ता बनने में, बिकमिंग अ टैलेंटेड पब्लिक स्पीकर। सो आपके हिसाब से इसका जो परफेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 30 है आप सभी के सामने। 20 क्वेश्चन अभी आपके बाकी हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें इसके करेक्ट आंसर की, क्वेश्चन नंबर आपका 30, जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, स्वयं के बारे में जानने में। जैसे मैंने बताया था, इंट्रा पर्सन होगा स्वयं के बारे में और इंटरपर्सनल होगा आपका दूसरों के बारे में, ठीक है। सो ये थोड़ा सा आप क्लियर रखेंगे। देखो इंट्रा है और यहीं अगर आपका इंटर हो जाएगा सो ये होगा आपका दूसरों के बारे में। तो बस इतना थोड़ा सा डिफरेंस आप याद रखेंगे, सो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है आप सभी के सामने। दो या दो से अधिक लोगों के बीच संप्रेषण को क्या कहा जाता है? संगठनात्मक संप्रेषण, बी है पारस्परिक संप्रेषण, सी है अतिरिक्त व्यक्तिगत संप्रेषण और डी है अंतःवैयक्तिक संप्रेषण, ठीक है। यानी आपका ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन या फिर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो आपके हिसाब से क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31? देखिएगा और बताइएगा। तो इसका अगर हम करेक्ट आंसर की बात करेंगे, दो या दो से अधिक लोगों के बीच संप्रेषण को क्या कहा जाता है? सो कहा जाता है पारस्परिक संप्रेषण यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, राइट, जो हमने आपको क्लियर किया। अंतःव्यक्ति मतलब स्वयं से, वो हमने पहले ही इससे पहले क्वेश्चन में बात कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारस्परिक संप्रेषण में आचार संहिता। पारस्परिक संप्रेषण में आचार संहिता महत्वपूर्ण होती है, इट इज इंपॉर्टेंट। संप्रेषण में बाधा होती है यानी देयर इज अ बैरियर इन कम्युनिकेशन। सी है आपका अप्रभावित होती है, ठीक है, अनअफेक्टेड, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा। पारस्परिक संप्रेषण में आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सो यहां बात करेंगे, सो ये क्या होता है? इंपॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन से संप्रेषण को संप्रेषण मध्यस्थता कहा जाता है? ठीक है, संप्रेषण मध्यस्थता कौन से संप्रेषण को कहा जाता है? अंतःवैयक्तिक संप्रेषण, पारस्परिक संप्रेषण, समूह संप्रेषण या फिर सामूहिक संप्रेषण, ठीक है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहां अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की, सो राइट आंसर होगा आपका ग्रुप कम्युनिकेशन। क्या होगा आपका? ग्रुप कम्युनिकेशन, सामूहिक संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर आपका है राइट, इसका आंसर तो आप पहले ही देख लिए, ये लो हटा दिया मैंने। निम्नलिखित में से सार्वजनिक संप्रेषण संरचना के अंतर्गत होती है? जटिल संरचना, राजनैतिक संरचना, सुविधाजनक संरचना और औपचारिक संरचना। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस टाइम गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लगी स्टूडेंट, अपना खास तौर पर ख्याल रखिएगा, बीच बीच में पानी जरूर पीते जाइएगा। पढ़ाई करना जरूरी है लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अपनी तबीयत का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार हम पढ़ाई में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं। तो बिल्कुल भी उसको इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि अगर इस टाइम आपने इग्नोर किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 34 का, ठीक है। तो 34 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका है फॉर्मल स्ट्रक्चर, औपचारिक संरचना, ठीक है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर मौखिक संप्रेषण में शामिल होता है भाषण देना, टेलीफोन पर बातचीत करना, गीत गाना या फिर है हाथ मिलाना। गैर मौखिक संप्रेषण में यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या शामिल होता है, क्या इंक्लूड होता है? बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 35। गैर कम्युनिकेशन, सॉरी गैर मतलब मौखिक संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? तो यहां अगर हम बात करें तो राइट आंसर है हाथ मिलाना, हैंड शेक करना आपका करेक्ट आंसर होगा। शेक हैंड लिखा है, हैंड शेक होगा, ठीक। तो गैर कम्युनिकेशन संप्रेषण में शामिल होता है आपका हाथ मिलाना।
अब आपसे बात करेंगे हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के अब क्वेश्चन आएंगे। अभी तक देखो हमने आपके पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन किए, टीचिंग एप्टीट्यूड किया, रिसर्च के भी क्वेश्चन कर लिए, कम्युनिकेशन के भी क्वेश्चन कर लिए। तो ये आपके टॉपिक से हमने 10 क्वेश्चन ले लिया। यहाँ आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे आपके जो आईसीटी के होंगे, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है यूएसबी का अर्थ है। यूएसबी का अर्थ आपसे पूछा गया है, मीनिंग पूछी गई है। सो यहाँ आपके ऑप्शंस है यूनाइटेड सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बाईपास, यूनिवर्सल सीरियल बस या फिर आपका यूनिवर्सल सिस्टम बस। तो बताइएगा यूएसबी। जिन्होंने कंप्यूटर वगैरह की नॉलेज है वो लोग ये वाला जो सेक्शन है आईसीटी का उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। उनका काफी ये चीज स्ट्रांग रहता है, उसमें बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी जिसका कंप्यूटर वगैरह जो बहुत कम जानते हैं उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बट बेसिकली अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होने वाला है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 37, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से विकल्प इंटरनेट की हार्डवेयर आवश्यकताओं को दर्शाता है। इंटरनेट की हार्डवेयर आवश्यकताओं को दर्शाता है, कौन सा विकल्प है। ऑप्शन ए है मॉडेम, बी है हब, थर्ड है आपका ब्रिज, फोर्थ है आपका रूटर और आपका फिफ्थ है गेटवे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ दिया हुआ है। यहाँ आपके कोड दिए हुए हैं, आप पहले ऊपर के क्वेश्चन को देखिएगा और फिर आप बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 37 क्वेश्चन का। बताइएगा आंसर इसका क्या सही होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें यहाँ पे तो इंटरनेट की हार्डवेयर आवश्यकता को दर्शाता है, तो वो आपका मॉडेम है, हब है, ठीक है, ब्रिज है, रूटर है और गेटवे है। तो ये सभी जो है आपके ये आपके करेक्ट होंगे। तो यहाँ ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस नेटवर्क आधारित पर ईमेल का आदान प्रदान किया गया था। ठीक है, ईमेल का आदान प्रदान किया गया था, वो नेटवर्क पूछा जा रहा है। आपका ये है आरपानेट, आपका बी है SMTP, सी है आपका TCP IEP या डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 का बताइएगा आंसर क्या होगा। यहाँ पे बात करें इसके करेक्ट आंसर की, सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आरपानेट। ऑप्शन जो ए है ये इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है कम दूरी पर स्थापित यंत्रों के मध्य बिना तार के डेटा स्थानांतरित करने के लिए किस प्रोटोकॉल या शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखो ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसको आप एक तरीके से मॉक टेस्ट की तरह भी ले सकते हो कि फास्ट तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं है इसमें, केवल क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपके ऑप्शन है ISDN, बी है ब्लूटूथ, सी है वाईफाई और डी है वाई मैक्स। बताइएगा कम दूरी पर स्थापित यंत्रों के मध्य बिना तार के डेटा स्थानांतरित करने के लिए किस प्रोटोकॉल या शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 39। बताइएगा आंसर क्या होगा। यहां बात करें सो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ब्लूटूथ। आप इस्तेमाल करते ही हैं ब्लूटूथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ISDN। ठीक है, ISDN का अर्थ आपसे पूछा गया है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटेलिजेंट सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंडिविजुअल सर्विस डिजिटल नेटवर्क या फिर इमेज सर्विस डिजिटल नेटवर्क। तो SIDN का अर्थ है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 40। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो है आपका इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41, वायर्ड इथरनेट मूल रूप से है। वायर्ड इथरनेट मूल रूप से है ADSL, बी है आपका ISDN, सी है आपका ब्रॉडबैंड और डी है आपका इंटरनेट। वायर्ड इथरनेट मूल रूप से है, ये आपसे पूछा गया है, बताइएगा।
क्वेश्चन नंबर 41। तो यहां बात करें इसके करेक्ट आंसर की, सो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका ISDN। ISDN ये आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है आप सभी के सामने, पूछा गया है सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को सिर्फ माउस की एक क्लिक पर वेब पर स्थित होस्ट कंप्यूटर पर संग्रहित टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो और ग्राफिक्स डाउनलोड करने, पता लगाने, डिस्प्ले आदि करने की अनुमति देता है, उसको क्या कहते हैं? एक बार मैं फिर से प्रश्न पढ़ देती हूँ। सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को सिर्फ माउस की एक क्लिक पर वेब पर स्थित होस्ट कंप्यूटर पर संग्रहित टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो और ग्राफिक्स डाउनलोड करने, पता लगाने, डिस्प्ले आदि करने की अनुमति देता है, उसको क्या कहते हैं? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। आपके ऑप्शन है वेब ब्राउजर, बी है डोमेन, सी है URL और डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 42। 42 का राइट आंसर है आपका वेब ब्राउजर, ऑप्शन ए वेब ब्राउजर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप करने वाला नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से वेब ब्राउजर कौन है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, बी है आपका मतलब सेकंड है आपका मोजिला फायरफॉक्स, थर्ड है आपका ओपेरा और आपका फोर्थ है सफारी। नीचे कोड दिए हुए हैं, आपको बताना है वेब ब्राउजर कौन से है। क्वेश्चन नंबर 43। तो यहां देखिएगा, हम अगर करेक्ट आंसर की बात करेंगे सो करेक्ट आंसर आपका होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर, सेकेंड आपका मोजिला फायरफॉक्स, थर्ड आपका ओपेरा और फोर्थ आपका सफारी। यानी आपके जो ऑप्शन है वो है डी ऑल, मतलब सभी आपके करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ता है अदरवाइज कट जाएगा ये, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, अगर कभी भी क्वेश्चन अच्छे से ना दिख रहा हो तो आप अपने भी स्क्रीन को अगर जूम कर लेंगे तो और क्लियर दिखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन नाम एक्सटेंशन का गेटवे और प्रशासनिक होस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन पहला है .gov, ठीक है, .gov, ठीक है, यही समझो। बी है .mil, .net और .org। बताइएगा एक्सटेंशन का गेटवे और प्रशासनिक होस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44। सो यहां पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी .net। ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट पूछा गया आपसे क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से .com, .org, .net किस रूप में लोकप्रिय है? टॉप लेवल डोमेन, आपका बी है टेक्स्ट लेवल डोमेन, सी है आपका टेरिफिक लेवल डोमेन और डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिएगा किस रूप में ये लोकप्रिय है, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 45। अभी 5 क्वेश्चन हमारे बाकी हैं, 5 क्वेश्चन यानी 50 तक क्वेश्चन हम करेंगे आज के सेशन में। सो यहाँ पे अगर बात करें तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा 45 का वो होगा टॉप लेवल डोमेन, ठीक है, ऑप्शन पहला। चलिएगा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक सर्च इंजन जो कि उपभोगकर्ता के आवेदन को दूसरे सर्च इंजनों और डाटाबेसों के पास भेजता है और फिर उसे उनके परिणामों को उनके स्रोत के अनुसार एकल समुच्चय सूची में परिवर्तित करता है, को क्या कहते हैं? मेटा सर्च इंजन, बी है आपका गूगल, सी है आपका मूडल और डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन ध्यान से देखें, एक बार मैं फिर से पढ़ देती हूँ। एक सर्च इंजन जो कि उपभोगकर्ता के आवेदन को दूसरे सर्च इंजनों और डाटाबेसों के पास भेजता है और फिर उसे उनके परिणामों को उनके स्रोत के अनुसार एकल समुच्चय सूची में परिवर्तित करता है, उसको क्या कहते हैं? सो 46 का करेक्ट आंसर है आपका मेटा सर्च इंजन। ऑप्शन जो पहला है ये आपका करेक्ट होगा। चलिए 47 में पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प IPv के आकार को दर्शाता है? ठीक है, तो यहाँ पे IPv आपका है, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है एरर है, ठीक है, ये याद रखिएगा। IPv, ठीक है, 16 बिट्स, 34 बिट्स, 64 बिट्स या फिर 128 बिट।
बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो यहाँ अगर हम बात करें 47 के करेक्ट आंसर की, सो ऑप्शन बी आपका 32 बिट्स, ये आपका सही होगा। चलिए 48 क्वेश्चन है आप सभी के सामने, पूछा गया है निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग एक ही समय पर एक बड़े समूह को ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं लिस्ट सर्वर, बी है ग्रुप, सी है ग्रुप वेयर और डी है आपका मेल सर्वर। तो मतलब एक ही समय पर एक बड़े समूह को जो ईमेल भेजने के लिए किया जाता है उसको पूछा गया आपसे। सो यहाँ है आपका ग्रुप वेयर, ऑप्शन जो सी है ग्रुप वेयर कहते हैं। ठीक, चलिए 49 क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति ईमेल संदेश का संक्षिप्त वर्णन करती है। ऑप्शन पहला है टू, बी है आपका सब्जेक्ट, सी है आपका कंटेंट और डी है आपका सीसी। आप जब ईमेल वगैरह भेजते हो तो आपको देखो वहां पे लिखा रहता है फ्रॉम से लेकर टू, सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ लिखा रहता है, तो वो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो 49 का आंसर क्या है, सब्जेक्ट, ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 आप सभी से पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका अवांछित वाणिज्यिक ईमेल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है जंक, रूमर, सी है स्पैम और डी है हाइपर टेक्स्ट। तो अवांछित वाणिज्यिक ईमेल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सो इसका आंसर है आपका स्पैम। स्पैम कॉल आप जानते हैं, स्पैम जो ईमेल वगैरह होते हैं फर्जी वगैरह भेजे जाते हैं वो है। सो ऑप्शन जो सी है वो आपका क्या है, करेक्ट है। तो ये रहे आज के आपके 50 क्वेश्चन। आई होप आज का जो क्लास है वो आपको पसंद आया होगा। मेरी लगातार कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करा सकूं। सो ये भी है कि बहुत ज्यादा समय भी मैं आपका ना जाया करूं, क्योंकि आपको रिवीजन भी करना है, इसलिए उतने ही क्वेश्चन हम करेंगे जितना हम कर पाएंगे। तो लगातार ये सेशन चलते रहेंगे। आपके होम साइंस सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आएंगे, साथ साथ में आपका जो पेपर 1 है उसको भी हम कवर करेंगे, क्योंकि अगर हमें केवल नेट क्वालिफाई करना है तो हमारे सब्जेक्ट से हो जाएगा, लेकिन अगर हमें जेआरएफ भी क्वालिफाई करना है तो इसके लिए आपको पेपर 1 में भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितना आप पेपर 2 में करते हैं। मतलब थोड़ा सा कम कर सकते हैं बट ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि केवल हम नॉर्मल क्वेश्चन करके आते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पेपर 2 में हम ज्यादा मेहनत कर लेंगे। अब यही चीज अगर आप करो कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों में थोड़ा थोड़ा, जैसे मान लो आप 2 घंटे पेपर 2 को देते हो तो 1 घंटा आप पेपर 1 को दे सकते हो। अगर ऐसे आप कॉम्बिनेशन बना के चलोगे तो आपका जेआरएफ आराम से क्वालिफाई होगा, और जेआरएफ क्वालिफाई करने में फायदे बहुत सारे हैं, आप अच्छे से जानते हो, तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत ज्यादा कर लो और अच्छे से एग्जाम क्रैक करो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और ये अगर क्लास पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करना ना भूले। ये तो मैं हमेशा कहती हूँ लेकिन आप करते नहीं हो, चॉइस इज योर्स, कोई बात नहीं, लेकिन बस अपनी पढ़ाई जैसे आप कंटिन्यू कर रहे हो ऐसे ही करना, ठीक है। सो अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।